रुको रुको, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये क्लास 10th सोशल साइंस जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है उनका जो है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का टॉप 40 MCQ लाया हूँ जो आपका एग्जाम में नंबर को पक्का करने वाला है। तो हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को किंग ऑफ क्लासेस में, जहाँ पढ़ाई होती है आसान भाषा में और रिजल्ट आता है शानदार। तो प्यारे बच्चों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जो एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम के लिए और ये आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या है, तो प्यारे बच्चों पहला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात किया जाए तो ये फ्रांस की क्रांति है, इनकी शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई, ठीक है, जिसमें जो राजा था वो तानाशाह था और महंगाई और जनता पर भारी टैक्स लगाया करता था, है ना, और इसमें जनता की समानता को छीनता था, ठीक है। तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में जो है ये क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की बात किया जाए 1789, ठीक है। कह रहा है लाल टोपी किसका प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, लाल टोपी जो है ना, ये आज़ादी का प्रतीक था, जो क्रांतिकारी लोग इसे पहनकर अपने अधिकार, है ना, अधिकार को दिखाते थे, है ना, ताकि वहाँ पे लोगों को आज़ादी मिल सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका स्वतंत्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्वतंत्रता, ठीक है। कई जगह क्रांतिकारी भी होगा, लेकिन क्रांतिकारी इसका सटीक आंसर नहीं बनता है, राइट। तो 3 नंबर का सवाल है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है, और जिसमें सारे भारतीयों को क्या करना था, एकजुट करना था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1920, ठीक है। कह रहा है रोलेक एक्ट जो किस वर्ष लागू हुआ था। रोलेक एक्ट एक काला कानून था जो 13 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था, इसमें जो है इस कानून में बिना मुकदमे को किसी को भी जेल में डाल सकता था, ठीक है। जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनको जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये काला कानून था, इनका काफ़ी विरोध हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 यानी 1919, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, दांडी मार्च का अगर बात किया जाए तो दांडी मार्च जो है ना, ये अंग्रेजों का जो है नमक कानून था, इनका उल्लंघन करना था, ठीक है। और इनका जो नेतृत्व किया था वो गांधी जी द्वारा किया गया था, जिसमें ये आंदोलन जो है एक स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी भूमिका निभाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गांधी जी, जिसमें अंग्रेजी जो कानून था नमक का उनका उल्लंघन किया था, ठीक है। साबरमती आश्रम से चलाया गया था ये, ठीक है। तो 6 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, किसकी, नाजी पार्टी का। तो याद रखिए, जर्मनी में अगर नाजी पार्टी की अगर बात किया जाए, है ना, तो नाजी पार्टी का नेतृत्व जो है हिटलर ने किया था, जिसमें जर्मनी में जो तानाशाह जो शासन चलाया जाता था उनके द्वारा, जिसमें यहूदी विरोधी जो नीति था उनकी पहचान थी ये, ठीक है। तो इसका नेतृत्व जो किया था कौन किया था, हिटलर किया था। कौन किया था, हिटलर, ठीक है। तो 7 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये गांधी जी जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिसमें ये लास्ट स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी, है ना। अंग्रेजों से गांधी जी काफ़ी परेशान हो गए थे, ठीक है, और अंतिम गांधी जी का नारा था करो या मरो, ठीक है। क्या था, करो या मरो, यानी आज़ादी, ठीक है। आज़ादी का मेन मकसद था कि या तो अंग्रेज को भगा देंगे, है ना, या तो हम मर मिट जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी गांधी जी से हार गए थे और ये आंदोलन जो चला था 1942 में शुरू हुआ था, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, 1942। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात किया जाए तो ये, है ना, लिटन लागू किया था। कौन किया था, लिटन, ठीक है। इससे जो है भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे उन पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो रातों रात जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है ना, अमृत बाजार पत्रिका जो था अपनी भाषा बदल दी थी। ये भी सवाल आ सकता है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन होगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, सॉरी लॉर्ड लिटन होगा, है ना। इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ठीक है, लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लॉर्ड लिटन, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं नाम थोड़ा सेम टू सेम दिख रहा था, ठीक है। तो 9 नंबर का सवाल है, रूसी क्रांति का नारा क्या था। तो रूसी क्रांति का जो नारा था प्यारे बच्चों वो शांति, रोटी, भूमि, है ना, ये सभी था, जिसमें लोग शांति भी चाहते थे, खाना और ज़मीन भी चाहते थे, है ना, और ये मजदूर और किसानों की मांग थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद 10 नंबर का सवाल है, गिरमिटिया मजदूर किससे संबंधित है। तो गिरमिटिया मजदूर की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों गिरमिटिया मजदूर, है ना, ऐसा मजदूर था जो विदेशों में लेकर जाता था और उनकी
है ना, उनसे मजदूरी करवाता था, उनकी हालत काफ़ी ख़राबे थी, ठीक है। तो गिरमिटिया मजदूरों की बात किया जाए तो गिरमिटिया मजदूर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसान नहीं होगा, सैनिक और मजदूर नहीं, बंधुआ मजदूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंधुआ मजदूर। उनकी हालत जो है, दशाएं काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की जो है आधारशिला क्या है ना। भारतीय स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता की जो आधारशिला है वो हमारा संविधान है। क्या है, संविधान, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, वो हमारा है ना, क्या है, संविधान है, ठीक है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है जिसमें लोकतंत्र जो है इसी पर आधारित है और इसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है संविधान के अनुसार चलती है और चलाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका संविधान हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, ठीक है। कह रहा भारत में कितने स्तर पर सरकार है, तो भारत में सरकार जो है प्यारे बच्चों वो 3 स्तर पर है, मतलब केंद्र में है, राज्य में है और स्थानीय सरकार है। तो ये 3 स्तर पर चलती है। स्थानीय सरकार जैसे आपका मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, है ना, समिति, जिला परिषद, ये सब स्थानीय सरकार हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका 3 स्तर हो जाएगा, त्रिस्तरीय, ठीक है। और सवाल कह रहा है 13 नंबर का, क्या कह रहा है, 13 नंबर का सवाल कह रहा है निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो निर्वाचन आयोग जो है आपका, निर्वाचन आयोग जो है आपका, है ना, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो निर्वाचन आयोग आपका जो है क्या होगा, तो निर्वाचन आयोग आपका जो हो जाएगा वो एक प्रकार से, है ना, संवैधानिक संस्था है। जो निर्वाचन आयोग संविधान से बना है और यह निष्पक्ष चुनाव कराता है और सरकार से मतलब स्वतंत्र होता है, यानी सरकार का दबाव इस पर नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का सवाल कह रहा है लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी विशेषता की बात किया जाए तो उसमें जनता की भागीदारी जरूरी होती है और लोग वोट डालकर मतलब सरकार को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सरकार को चुनते हैं, लेकिन हम लोग जो वोट डालते हैं जिससे सांसद बनता है ना, सांसद फिर एक सदस्य बनाता है, वही सदस्य सरकार कहलाता है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र की पहचान है, जन भागीदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता की भागीदारी, जन भागीदारी। 15 नंबर का सवाल है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत में अगर किसी का उम्र 18 साल अगर हो गया तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है और वोट डाल सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, 18 वर्ष, ठीक है। 16 नंबर का सवाल है संघीय व्यवस्था का मुख्य तत्व क्या है। तो संघीय व्यवस्था की अगर बात किया जाए, संघीय व्यवस्था की, तो संघीय व्यवस्था का जो मुख्य तत्व होगा वो शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, शक्तियों का विभाजन, है ना, जिसमें शक्तियाँ बढ़ जाती है, केंद्र राज्य दोनों के बीच होते हैं शक्ति। इससे सत्ता में संतुलन बनी रहती है। क्या बनी रहती है, संतुलन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर का सवाल है ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। ग्राम पंचायत की मुखिया की अगर बात किया जाए, है ना, सरपंच गांव का मुखिया होता है और यह पंचायत का काम देखता है और गांव के विकास में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। गांव की अगर मुखिया की बात किया जाए, ठीक है, तो सरपंच हो जाएगा इनमें, है ना। क्या हो जाएगा, सचिव, वीडियो, जिलाधिकारी नहीं होना चाहिए, सरपंच होगा, ठीक है। 18 नंबर का सवाल है राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा प्यारे बच्चों। तो राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो शासन प्राप्त करना और राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद वो अपना सरकार बनाता है और उनका उद्देश्य होता है जनता के, है ना, विकास करना, जनता का विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पे शासन प्राप्त करना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। 19 नंबर का सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है इनमें कितनी अनुसूचियां हो जाएगी, भारतीय संविधान में 12, है ना, अनुसूचियां हैं। इनमें जो है भाषा, है ना, भाषा की सूची शामिल है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। 20 नंबर का सवाल है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत में बहुत तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं और जिसको, है ना, बराबरी का अधिकार दिया गया, यानी सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। तो इसलिए भारत जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका राइट आंसर बी हो जाना चाहिए कि भारत जो है ना, सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, यानी समान मान्यता देता है, सब धर्मों का सम्मान करता है। 21 नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान अभी वर्तमान में, ठीक है। कह रहा मानसून
की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? मानसून की उत्पत्ति। तो मानसून की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, है ना, वो मानसून हवाएं जो है वो हिंद महासागर से आती है और इन्हें मतलब इन्हीं के कारण से भारत में वर्षा होती है। याद रखिए, वर्षा होने का मुख्य कारण है ना, हिंद महासागर की हवाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन में क्या है ना, हिंद दिया हुआ, लेकिन हिंद महासागर होगा। ठीक है, हाँ, महासागर दिया हुआ है तो हिंद महासागर से। ठीक है, तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कपास। कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, है ना, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। क्या है? गंगा है। ये उत्तर भारत में बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर भारत में। जैसे आपका उत्तर भारत में बिहार हो गया, है ना, बिहार के साथ जो है पश्चिम बंगाल वगैरह सब आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गंगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गंगा। ठीक है, तो 25 नंबर का ये सवाल को देखते हैं। 25 नंबर का सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ठीक है, तो 25 नंबर का सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा की बात किया जाए तो वो मेघालय में होगा। कहाँ पे होगा? मेघालय में, है ना। और मेघालय के बाद जो है ना, मेघालय में जो स्थित चेरापूंजी है उस जगह होता है सबसे अधिक वर्षा। तो राज्य की बात किया जा रहा है तो मेघालय हो जाएगा। अगर जगह का नाम रहता तो चेरापूंजी। ठीक है, क्या होता? चेरापूंजी। ठीक है, 26 नंबर का सवाल है। 26 नंबर के सवाल को देखते हैं। कह रहा लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? लोहा। तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है प्यारे बच्चों? तो लोहा सबसे ज़्यादा उड़ीसा में उत्पादित होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य माना जाता है। और यह उद्योग, है ना, जरूरी है, हम लोगों का आधारभूत उद्योग है लोहा। हर चीज़ में लोहा का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। 27 नंबर का सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? ठीक है, सुंदरवन डेल्टा 27 नंबर का। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियों से मिलकर सुंदरवन डेल्टा बना है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिए। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए 28 नंबर का सवाल को देखते हैं। 28 नंबर का सवाल में है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात किया जाए वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। इसी से पता चलता है कि भारत में, है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का होगा? तो वो किसका होगा? उत्तर प्रदेश का। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए 29 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में चाय का उत्पादन में जो है सर्वप्रथम राज्य यानी अग्रणी राज्य कौन सा? तो अग्रणी राज्य आप सबको पता होना चाहिए कि अग्रणी राज्य असम है ना। असम जो है चाय उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक दशाएं काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए असम हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिज जो है, अगर खनिज का मात्रा अगर क्वांटिटी खत्म हो जाता है तो उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे, है ना, फिर भी जल्दी बन नहीं पाएंगे। तो जिसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है या जिसकी मात्रा सीमित होती है तो उनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए 31 नंबर का सवाल देखते हैं। 31 नंबर का सवाल अर्थव्यवस्था का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार है? तो भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण कार्य आता है, जिसमें कृषि वगैरह हो गया, है ना, मछली पालन, पशुपालन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। चलिए 33 नंबर का सवाल देखते हैं। जीडीपी का पुनर्रूप यानी पूरा नाम क्या होगा? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक साल में उत्पादित, है ना, किसी भी देश में एक साल में उत्पादित, है ना, मूल्य और सेवाओं का योग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यही दर्शाता है कि देश विकसित है या अर्ध विकसित है या कैसा है, विकासशील है। जिस देश का जीडीपी जितना अधिक होगा वो देश उतना विकसित होगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया? ठीक है, 34 नंबर का सवाल है, मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया? यूएनडीपी, ये मानव विकास सूचकांक का आधारशिला है, इन्होंने जारी किया है। ठीक है, इसमें देशों की तुलना होती है, कोई भी देशों की तुलना होती है। तो आपका राइट आंसर यूएनडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। चलिए 35 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो भारत में गरीबी रेखा, गरीब कैसे माना जाता है? इनकम से, लोगों का इनकम का तुलना किया जाता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा आमदनी का एक आधार होती है,
और आमदनी को तय करती है, तो आय इनकम हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर का ये। चलिए 36 नंबर का सवाल को देखते हैं। 36 नंबर में क्या है, तो 36 नंबर में प्यारे बच्चों कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है ना, ये सभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए इनमें किसी एक का अगर ऑप्शन देना पड़ेगा, है ना, किसी एक का क्या देना पड़ेगा, अगर किसी एक को टिक करना पड़ेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, वो जनसंख्या वृद्धि हो जाना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण से बेरोजगारी भी फैलती है, भूखमरी भी फैलती है ना, जिसके साथ शिक्षा का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग कृषि पे चले जाते हैं, नौकरी नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो किस में जाएंगे, कृषि पे ही तो जाएंगे। 37 नंबर का सवाल है कि सहकारी क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो सहकारी क्षेत्र इसमें आपका जो है अमूल आ जाएगा, अमूल नहीं, हाँ अमूल आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि रिलायंस से तो होगा नहीं, रिलायंस एक सार्वजनिक कंपनी है, टाटा भी सार्वजनिक है, इन्फोसिस ये भी सार्वजनिक हो जाएगा, तो आपका सहकारी जो आ जाएगा, ठीक है, तो वो अमूल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अमूल। अमूल कंपनी जो चॉकलेट वगैरह बनाती है, दूध वगैरह जो आता है। वैश्वीकरण से संबंधित संस्था कौन सी है। ठीक है, इनमें 38 नंबर का सवाल है। तो WTO ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखती है और ये देशों के बीच व्यापार का नियम बनाता है। ठीक है, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, WTO। चलिए 39 नंबर का सवाल देखते हैं। 39 नंबर का सवाल क्या है, मुद्रा का क्या कार्य है। तो मुद्रा एक विनिमय का भी माध्यम है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं दूसरी चीज़ों के बदले में, और मूल्य का मापक है, मूल्य मापता है ना, मापन करता है और संचय भी करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 40 नंबर का सवाल देखते हैं, है ना, योजना आयोग का स्थान पर, है ना, किसने लिया, मतलब योजना आयोग का स्थान किसने लिया। तो योजना आयोग को चेंज करके 2015 में हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, है ना, इन्होंने ही, है ना, योजना आयोग की जगह क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, कब क्या है, 2015 में। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 2015 में किया। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी के लिए टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना, और ये आपको जो है, अगर आप ये वीडियो अगर देख लिए हैं तो काफ़ी आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और आप जो है ना, इसी तरीके से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन आपकी तैयारी यहीं से शुरू होती है। याद रखिए, अगर आपको चाहिए पार्ट 2 VVI ऑब्जेक्टिव, फुल मॉक टेस्ट, ओमर प्रैक्टिस सीट, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और याद रखिए योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।